इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी स्वरचित लिखित मौलिक रचना है। किसी भी प्रकार की कॉपी, रीअपलोड, एडिट या पुनर्प्रयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर कॉपीराइट एक्शन लिया जाएगा। गंगा के किनारे बसा छोटा सा कस्बा था रामनगर। यहाँ जिंदगी बड़ी सादगी से बहती थी। चौड़ी सड़कें नहीं थी, लेकिन गलियों में अपनापन और प्रेम की खुशबू रची बसी थी। इसी कस्बे में रहते थे शरद जी, उनकी पत्नी रेवती और उनकी दो संतानें। बड़ा बेटा अंकुश जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और बेटी अवंतिका जो उनकी आंखों का तारा थी। अवंतिका का जन्म एक छोटे परिवार में हुआ था। घर में ज़्यादा तामझाम नहीं था, लेकिन संस्कार और प्यार की कोई कमी नहीं थी। रेवती हमेशा यही कहती, बेटी घर बड़ा हो या छोटा, असली पहचान इंसान के संस्कार और कर्म से होती है। अवंतिका ने माँ की ये बात बचपन से दिल में उतार ली थी। शायद यही कारण था कि वो हर काम सोच समझ कर करती, बड़ों का आदर करती और छोटे बड़ों में फ़र्क किए बिना सबसे सहज भाव से मिलती। अवंतिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी। हिंदी साहित्य उसकी पसंदीदा थी। स्कूल की कविताओं और कहानियों की किताबें पढ़ते पढ़ते वो खुद भी तुकबंदी करने लगी थी। मोहल्ले में होने वाली कवि सम्मेलनों में वह बचपन से ही भाग लेती। उसकी आवाज़ में मिठास और शब्दों में गहराई थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, रेवती तुम्हारी बेटी तो सच में हीरा है, देखना बड़ा नाम करेगी। अवंतिका लेकिन नाम और शोहरत की लालची नहीं थी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसके माता पिता गर्व से सिर उठा सके। शरद जी सरकारी दफ्तर में लिपिक थे। आमदनी सीमित थी, पर उन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई या ज़रूरतों में कमी नहीं आने दी। रेवती घर को साधन संपन्न न होने के बावजूद हमेशा हंसी खुशी का आंगन बनाए रखती। रिश्तेदार बहुत कम थे, बस पास के गांव में 2-3 चाचा चाची और शहर में मामा का परिवार। शादी ब्याह में वही लोग आते और त्योहारों में वही साथ होते। परिवार बड़ा ना था, लेकिन अपनापन घना था। अवंतिका का स्वभाव बहुत ही संयमी था। पड़ोस में किसी का सुख दुख हो तो वह सबसे पहले पहुंचती। मोहल्ले की बूढ़ी काकी कहती, बेटी तू तो देवी का रूप है, तेरी जैसी बहू जिसे मिलेगी उसका घर धन्य हो जाएगा। अवंतिका शर्मा जाती, पर भीतर से उसकी चाह भी थी कि वह किसी घर की रौनक बने। समय बीता। एमए पूरा होते ही अवंतिका के विवाह की बात उठी। कई रिश्ते आए, पर शरद जी चाहते थे कि बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहां उसकी पढ़ाई और संस्कार की कदर हो। इसी बीच एक रिश्ता आया राघव गोयल का। राघव एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। परिवार बड़ा था, सास ससुर, 2 चाचा चाची, नंदे और भाई। घर आर्थिक रूप से संपन्न था और समाज में उनका रुतबा भी था। पहली मुलाकात में राघव ने अवंतिका से पूछा, आपको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है ना? शादी के बाद भी आप चाहें तो आगे पढ़ सकती हैं, मैं हमेशा साथ दूंगा। उसकी शब्द सुनकर अवंतिका का दिल पिघल गया। उसे लगा जैसे उसका जीवन साथी वही है। कुछ ही महीनों में धूमधाम से शादी हुई। बैंड बाजे, रोशनी और रिश्तेदारों की भीड़। अवंतिका के छोटे परिवार के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। अवंतिका पहली बार घर में प्रवेश करती है। सब रिश्तेदार खड़े हैं, ढोल नगाड़ा, हंसी ठिठोली। पहले ही दिन उसकी सास सुशीला देवी ने बड़े ही गर्व से कहा, बहू हमारा खानदान बहुत बड़ा है, समाज में हमारा रुतबा है, अब तुम भी इस रुतबे को निभाना। तुम्हारे मायके में तो बस 4 लोग हैं, तुम्हें क्या मालूम होगा कि रिश्तेदारी क्या होती है। अवंतिका चुप रही, लेकिन उसने सोचा समय के साथ सब सीख लूँगी। दूसरे दिन सुशीला जी ने फिर व्यंग्य करते हुए कहा, देखो बहू, ये है हमारा गोयल खानदान, ये सब तुमसे बड़े हैं, तुम्हें तो आदत ही नहीं होगी इतने रिश्तेदारों की, क्योंकि तुम्हारे परिवार के नाम पर तो 4 ही लोग हैं। चाची सास हंसते हुए, सही कहा दीदी, छोटे घर की बेटी को इतने बड़े घर खानदान की आदत कहाँ होगी।
अवंतिका धीरे से मुस्कान के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है चाची जी, प्रेम और अपनेपन से सभी को संभाला जा सकता है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहाँ से अवंतिका की नई जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। सुबह का समय था। शादी के 2-3 दिन बाद घर में चहल पहल थी। आंगन के बीचों बीच रंगोली बनी थी और किचन से घी, इलायची और मिठाई की खुशबू हवा में तैर रही थी। अवंतिका ने साड़ी का पल्लू सिर पर डालकर धीरे धीरे रसोई में कदम रखा। सास सुशीला जी पहले से वहीं खड़ी थी। उनकी आंखों में गर्व और चेहरे पर कठोरता झलक रही थी। बहू, हमारे घर में सुबह की शुरुआत भगवान के भजन से होती है। तुम भजन जाती हो ना? अवंतिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मंदिर में जाकर भजन गाने लगी। उसकी आवाज़ में मिठास थी। परिवार की सभी औरतें दालान में इकट्ठा हो गई। कुछ ने तारीफ की, पर सुशीला जी का चेहरा जस का तस रहा। शादी के कुछ दिन बाद से ही अवंतिका को घर के नियम समझ में आने लगे। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ते का इंतज़ाम करना, फिर साफ सफाई और रसोई की पूरी जिम्मेदारी। घर में कुल मिलाकर 15 लोग रहते थे। 3 देवर, 2 नंदे, चाचा चाची और उनका परिवार। हर किसी की अलग अलग पसंद और नखरे। कोई बिना अदरक की चाय नहीं पीता, तो कोई दूध ज़्यादा और चीनी कम चाहता। अवंतिका के छोटे मायके में सिर्फ 4 लोगों का काम संभालना आसान था, पर यहाँ तो हर वक्त किसी न किसी की आवाज़ कानों में गूंजती रहती। बहू, मेरी चाय कहाँ रह गई? अरे अवंतिका, ज़रा देखना, रोटियां कच्ची ना हो। बहू, मेरे बच्चे के लिए दूध गर्म कर दो। अवंतिका सबको चुपचाप सुनती और पूरी मेहनत से काम करती। कुछ ही दिनों में राघव के घर रिश्तेदारों का तांता लग गया। कोई मामा, तो कोई चाचा, कोई दूर की मौसी, तो कोई गांव से आया हुआ फूफा। घर का आंगन मानो मेले जैसा हो गया था। सुशीला जी गर्व से सबको कहती, देखा बहू, यही होते हैं बड़े खानदान के लोग। हर सुख दुख में परिवार खड़ा रहता है। तुम्हारे मायके में तो बस 4 लोग हैं, तुम्हें क्या पता रिश्तेदारी निभाना क्या होता है। अवंतिका मुस्कुराकर, माँ, परिवार बड़ा होने से नहीं, निभाने से बड़ा होता है। और वो सबकी सेवा में लग जाती, पर भीतर ही भीतर सोचती, क्या सचमुच इतने लोग हर समय साथ रह पाते होंगे? शाम को जब सब सो जाते तो राघव अवंतिका को ढांढस बंधाता, तुम चिंता मत करना, मैं जानता हूँ काम बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे सब संभल जाएगा। राघव की बातें अवंतिका को सुकून देती। उसे लगता कि जीवन साथी के रूप में उसे सही साथी मिला है। सुशीला जी कभी कभी अवंतिका से ज़्यादा काम करा देती। एक दिन तो उन्होंने साफ कह दिया, देखो बहू, ये कोई छोटा परिवार नहीं है कि 4 लोगों को संभालना हो। यहाँ सबकी उम्मीदें तुमसे जुड़ी है। बहू का असली धर्म यही है कि वो सबको जोड़ कर रखे। अवंतिका ने सिर झुका लिया। उसने प्रतिवाद नहीं किया। बचपन से उसने सीखा था कि बड़ों के सामने चुप रहना ही सही है। एक दिन पड़ोसन की रमा काकी आई। उन्होंने देखा कि अवंतिका सुबह से दौड़ दौड़ कर सबको संभाल रही है। उन्होंने सुशीला जी से हंसकर कहा, भाभी, आपकी बहू तो बहुत गुणी और संस्कारी है, दिन रात काम करती रहती है। इतनी शांत और सीधी बहू कहाँ मिलती है आजकल। सुशीला जी ने हल्की मुस्कान दी और बोली, हाँ, काम तो कर ही रही है, पर अभी से बहुत कुछ सीखना है। छोटे परिवार से आई है ना, उसे रिश्तेदारी का असली मतलब समझना पड़ेगा। अवंतिका सब सुनकर भी चुप रही। कुछ ही हफ्तों में दिवाली का त्योहार आया। घर में खूब धूमधाम हुई। रिश्तेदारों की भरमार हो गई। अवंतिका को दिन रात रसोई में रहना पड़ा। उसके हाथ जल गए, आंखों में नींद कम हो गई, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उस दिन रात को राघव ने देखा कि अवंतिका थकी हुई पलंग पर बैठी है। तुम बहुत मेहनत कर रही हो अवंतिका, पर मुझे चिंता है कि कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा समय लगेगा इस बड़े परिवार में ढलने में। दिन यूं ही बीतते रहे। परिवार का शोर शराबा, रिश्तेदारों का आना जाना, सास की नसीहतें, सब अवंतिका की जिंदगी का हिस्सा बन गए।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ ही महीनों में हालात अचानक करवट लेने वाले हैं। सुशीला जी, जो अब तक घर की धुरी थी, एक ऐसी बीमारी की चपेट में आने वाली थी जो पूरे परिवार की असली तस्वीर उजागर कर देगी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। घर के आंगन में तुलसी चौरा पर दिया जल रहा था। अवंतिका रसोई में चाय बना रही थी। तभी अचानक बाहर से शोर की आवाज़ आई। अवंतिका, जल्दी आओ, माँ गिर गई हैं। ये राघव की घबराई हुई आवाज़ थी। अवंतिका दौड़ती हुई बाहर आई। देखा कि सुशीला जी बरामदे में गिरी पड़ी हैं। उनका चेहरा टेढ़ा हो गया था और दाहिना हाथ पैर ढीला पड़ा था। परिवार के लोग घबरा गए। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इन्हें लकवे का अटैक आया है, तुरंत अच्छे अस्पताल ले जाइए। राघव ने तुरंत गाड़ी निकाली। अवंतिका ने सुशीला जी को आंसुओं के साथ सहारा दिया। बड़ी मुश्किल से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने भर्ती कर लिया और कई टेस्ट किए। शाम को रिपोर्ट आई, लकवे का अटैक है। अभी खतरे से बाहर है, लेकिन इनका दाहिना हिस्सा काम नहीं करेगा। इन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। अब देखभाल बहुत करनी होगी। देखभाल में कोताही नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। अगले ही दिन घर पर रिश्तेदारों का तांता लग गया। चाचा चाची, मामा मामी, दूर के काका सब आने लगे। हर कोई अपनी राय देता। मैंने सुना है एक बाबा हैं, लकवे का इलाज करते हैं। बहू, ले जाओ अपनी सास को। अरे, इन्हें तो आयुर्वेदिक दवा से ठीक किया जा सकता है। नहीं नहीं, बाबा जी के पास ले जाओ, वे छूते ही अच्छा कर देंगे। राघव गुस्से में बोला, कम से कम एक इलाज तो ढंग से होने दो, फिर देखेंगे। रिश्तेदार कंधा झटक कर चले जाते हैं। सब बातें करते, सलाह देते, पर कोई भी वास्तविक मदद के लिए रुकता नहीं। बीमारी के पहले दिन तक घर में लोगों का आना जाना खूब रहा। सुबह से शाम तक कोई ना कोई सुशीला जी का हाल चाल पूछने आता। कुछ रिश्तेदार तो अस्पताल में भी गए थे। शुरुआत में ये बातें अवंतिका को अच्छी लगती। उसे लगता कि सचमुच परिवार बड़ा है तो सहारा भी बड़ा होगा। जब भी कोई आता, ढेर सारी सलाहें देता। बहू, इन्हें गिलोय का रस पिलाओ। अरे, सरसों के तेल से मालिश करो, जल्दी ठीक होंगी। गांव में बाबा जी हैं, उन्हें दिखाओ। हर कोई कहता, भाभी आप चिंता मत करना, हम सब आपके साथ हैं। अवंतिका, तेरा भाग्य अच्छा है जो सेवा का अवसर मिला है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं 2 दिन रुक जाती हूँ, तू आराम कर ले। मैं आज खाना बना देती हूँ, तू सास के पास बैठ। एक दिन अवंतिका बर्तन धो रही थी, साथ ही दवा का टाइम देख रही है। सुषमा चाची, सास, चाय पीते हुए ताना मारती हैं, बहू ध्यान रखना, अब से तुम्हारी असली परीक्षा है। बीमार सास की सेवा करनी होगी, तभी असली बहू कहलाओगी। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जैसे माँ की सेवा करती थी, वैसे ही अब सास को भी माँ मानकर देखभाल करना। अवंतिका थोड़ा झुककर शांति से, जी चाची जी, मैं अपनी माँ मानकर सेवा करूँगी। सुशीला जी खामोश थी, पर आंखों से सब सुन रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, आने जाने वालों की संख्या घटती गई। जो लोग रोज़ सुबह शाम फ़ोन करते थे, अब हफ्ते में एक बार भी नहीं पूछते। कुछ रिश्तेदारों ने साफ कह दिया, हमारे बच्चों की परीक्षाएं हैं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, गांव में खेत का काम है। अवंतिका समझ गई कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा प्यारी है। अब घर की असली जिम्मेदारी अवंतिका पर थी। सुबह से रात तक काम काम और सिर्फ काम। कभी कभी उसे लगता जैसे वो मशीन बन गई है। खाने का स्वाद उसे महसूस ही नहीं होता। नींद अधूरी रह जाती। राघव हर संभव मदद करता, पर उसकी नौकरी भी ज़रूरी थी। ऑफिस जाने के बाद अवंतिका बिल्कुल अकेली पड़ जाती। सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाना, सबके नाश्ते की व्यवस्था करना और साथ ही सुशीला जी की भी देखभाल, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई। सुशीला जी भारी शरीर की थी। उन्हें बिस्तर से उठाना, कपड़े बदलाना, खाना खिलाना, सब कुछ बहुत कठिन था। शुरुआत में राघव मदद करता, लेकिन ऑफिस जाने के बाद सारा काम अवंतिका को ही संभालना पड़ता। जब तक बीमारी नहीं थी, तब तक रिश्तेदार आते जाते रहे। हर कोई कहता, भाभी आप चिंता ना करें, हम हैं ना। लेकिन कुछ ही हफ्तों में भीड़ कम होने लगी। जिन लोगों ने शुरू में साथ देने का वादा किया था,
वे धीरे धीरे गायब होने लगे। एक दिन राघव ने पास में रहने वाली चाची सास से कहा, चाची, माँ को नहलाने में अवंतिका को परेशानी होती है, ज़रा आप मदद कर दीजिए। चाची ने अपने पैर दबाते हुए कहा, अरे बेटा, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कर पाऊंगी। राघव चुप रह गया। अवंतिका ने सब अकेले ही किया। एक दिन जब राघव ऑफिस गया था, अवंतिका अकेले ही सास को बिस्तर से उठाने लगी। सुशीला जी भारी थी। अचानक उसका हाथ फिसल गया और वो खुद जमीन पर गिर गई। घुटने पर चोट लग गई, लेकिन वो उठी, आंसू पोंछे और फिर पूरी ताकत से सास को सहारा दिया। सुशीला जी ने पहली बार आंखों से बहू की तरफ कृतज्ञता से देखा। रिश्तेदार जब आते तो बहुत ही दार्शनिक बातें करते। देखो बहू, सास तो माँ समान होती है, उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी काम तो तुम्हें ही करना है। लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि बहू खा पी कब रही हो, सो कब रही हो। किसी को ये चिंता नहीं थी कि एक 24 साल की लड़की पर कितना बोझ डाल दिया गया है। पड़ोस की बुजुर्ग सुमित्रा काकी कभी कभी आ जाती। वे प्यार से अवंतिका से कहती, बहू तू तो सच में देवी है, देख भगवान ने तुझे ही चुना है इस सेवा के लिए। मगर हाँ, अपना ख्याल भी रख, थक जाएगी तो कौन देखभाल करेगा। अवंतिका उनकी बातें सुनकर थोड़ी देर सुकून पाती। राघव रोज ऑफिस से लौटकर माँ के पास बैठता और अवंतिका की मदद करता। एक दिन उसने अवंतिका से कहा, मुझे अफसोस है कि घर में इतने लोग होते हुए भी सबका बोझ तुम्हारे कंधों पर है, पर तुम्हारी हिम्मत देखकर गर्व भी होता है। अवंतिका की आंखें भर आई। राघव, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि माँ जल्दी ठीक हो जाए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। रात को जब सब सो जाते तो अवंतिका बरामदे में बैठ जाती, आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन सुबह होते ही फिर वही मुस्कान चेहरे पर सजा लेती। एक दिन उसने चुपचाप डायरी में लिखा, छोटे परिवार में पली बढ़ी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बड़े परिवार की चमक दमक के पीछे इतनी थकान, इतने बोझ छिपे होते हैं। रिश्तेदार बहुत हैं, पर असली सहारा कोई नहीं। धीरे धीरे अवंतिका थकने लगी, उसके हाथों में छाले पड़ गए। रात को नींद पूरी नहीं होती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। जब जब सुशीला जी को दवा या खाना देती तो वे आंखों से आंसू बहाती। बोल नहीं पाती, पर उनके मन में पहली बार ये भाव आने लगा कि बहू ही असली सहारा है। आसपास के लोग भी आते और कहते, अरे बहू, तुम्हारी जैसे संस्कारी और मेहनती बहू बहुत ही कम होती हैं। सास की इतनी सेवा करना आसान नहीं है। अंदर से अवंतिका जानती थी कि ये सिर्फ कहने भर की बातें हैं। असली मुश्किल में कोई भी सहायता देने को तैयार नहीं। राघव हर रात अवंतिका से कहता, तुम बहुत अच्छी हो, मैं देख रहा हूँ तुम बिना थके माँ की सेवा कर रही हो, भगवान तुम्हें इसके लिए आशीर्वाद देंगे। अवंतिका की आंखों में आंसू आ जाते। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि माँ जल्दी ठीक हो जाए। परिवार बड़ा हो या छोटा, असली रिश्तेदारी यही है कि मुश्किल वक्त में कोई साथ खड़ा हो। एक सुबह अवंतिका सासू माँ के गंदे कपड़े बदलवा रही है। बहुत मेहनत से सहारा देकर बैठाती है। सुशीला जी की आंखें भर आती है। रात जब सब सो चुके थे, सुशीला जी ने टूटी फूटी आवाज़ में कहा, अवंतिका। अवंतिका ने झट से उनका हाथ थाम लिया। माँ, आप आराम कीजिए। सुशीला जी की आंखों से आंसू बह निकले। ये उनके मन के परिवर्तन का पहला संकेत था। सुशीला धीरे 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 समझने लगी कि जिन रिश्तेदारों पर वो गर्व करती थी, वे केवल दिखावे के लिए आते हैं। असली सेवा और साथ तो अवंतिका ही दे रही है। धीरे धीरे सुशीला जी की आंखों में भी बदलाव दिखने लगा। वे पहले जितनी कठोर थी, अब उतनी नहीं रही। जब अवंतिका उनके पैर दबाती तो उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। कभी टूटी फूटी आवाज़ में कह देती, बहू जाओ, आराम कर लो। ये शब्द उनके लिए भारी थे, पर अवंतिका के दिल में गहरा असर छोड़ जाते। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, वाह रे किस्मत, इतनी बीमार सास, इतना बड़ा परिवार और सेवा की पूरी जिम्मेदारी अकेली बहू पर। कुछ तो हंसकर ये भी कह देती, अरे बड़े घर की बहू बनना आसान नहीं, अब भुगते। अवंतिका मन ही मन सोचती, काश ये लोग एक दिन भी मेरी जगह जी कर देखे।
समय के साथ अवंतिका और सुशीला जी के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। सुशीला जी अब बोलती नहीं, सिर्फ मन ही मन उसे आशीर्वाद देती। उनकी आंखें कहती, मैंने तुझे परखा है, तो सचमुच हीरा निकली। इस तरह अवंतिका की परीक्षा जारी रही। थकान, आंसू और सेवा के बीच वह और मजबूत होती जा रही थी। सुशीला जी सब देख रही थी। वे बोल नहीं पाती थी, पर उनके दिल में गहरी चोट लगी। जिन रिश्तेदारों पर मैं इतराती थी, वही मुझे अकेला छोड़ गए, और ये बहू जिसे मैंने छोटे परिवार से आया हुआ कहकर ताना दिया, वही मेरा सहारा बनी हुई है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब घर सूना लगने लगा। न पहले जैसी भीड़, न पहले जैसी चहल पहल। कभी कभी कोई चचेरा भाई या ननद मिलने आ जाती, लेकिन 2 घंटे बाद ही लौट जाती। अवंतिका ने महसूस किया कि ये बड़ा खानदान सिर्फ नाम का बड़ा है। असल में तो हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है। मुश्किल घड़ी में कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। एक दिन पड़ोस की सुमित्रा काकी बोली, बिटिया देख लिया ना, जब तक सबको दिखावा करना था आते रहे, अब जब असली मेहनत का वक्त आया तो कोई नज़र नहीं आता। यही होता है आजकल की रिश्तेदारी। अवंतिका ने चुपचाप सिर हिलाया। कठिनाइयों के बावजूद अवंतिका ने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा वही शांति रही। जब कोई मेहमान आता, वो चाय नाश्ता परोसती और मुस्कुराकर कहती, जी माँ जी अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। उसकी सहनशीलता देखकर सब कहते, बहू बड़ी धीरज वाली है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि धैर्य के पीछे कितने आंसू, कितनी थकान छिपी है। सुशीला जी का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। जब अवंतिका उनके पास बैठकर दवा देती, तो वे बहू का हाथ पकड़ लेती और आंखों से आशीर्वाद देते। वे सोचती, काश मैंने पहले दिन से ही इस लड़की को बेटी की तरह अपनाया होता। इस तरह धीरे धीरे रिश्तेदारों का मुखौटा उतरने लगा। अवंतिका की मेहनत और सेवा के सामने सब फीके पड़ गए। कई महीने गुजर गए। अवंतिका की दिनचर्या अब स्थायी हो चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, सुशीला जी को दवा और दलिया देना, फिर पूरे परिवार का नाश्ता खाना बनाना, सब कुछ अब उसके लिए सांस लेने जैसा स्वाभाविक हो गया था। लेकिन इस निरंतर सेवा का असर दिखने लगा। डॉक्टर ने कहा, रोगी का मनोबल और देखभाल सबसे बड़ी दवा होती है। आपने जैसा ख्याल रखा है, उसी से इनकी हालत सुधर रही है। राघव ने डॉक्टर की बात सुनी तो गर्व से अवंतिका की तरफ देखा। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, मेरी पत्नी ने ही अकेले सब संभाला है। अवंतिका मुस्कुराई, पर भीतर से उसे यही सुकून था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अब सुशीला जी थोड़ी थोड़ी हरकत करने लगी। पहले सिर्फ आंखों से संकेत देती थी, अब धीरे धीरे टूटी फूटी आवाज़ भी आने लगी। एक दिन जब अवंतिका ने उन्हें दलिया खिलाया, तो उन्होंने कांपती जुबान से कहा, अवंतिका बेटी। अवंतिका ने चौंक कर उनकी ओर देखा। जी माँ जी। सुशीला जी ने आंसू भरकर कहा, धन्यवाद। ये शब्द छोटे थे, पर अवंतिका के दिल में घंटियों की तरह गूंज उठे। सुशीला जी की सेहत सुधरने लगी तो घर का माहौल भी थोड़ा हल्का हुआ। अब डर और उदासी की जगह उम्मीद ने ले ली। रिश्तेदार जो महीनों से दूर थे फिर से आने लगे। कोई फल लेकर आता तो कोई मिठाई। सब कहते, भाभी आपको देखकर मन खुश हो गया, हमें तो बस आपकी चिंता लगी रहती थी। अवंतिका मन ही मन हंस देती, जब असली मुसीबत थी तब सब कहाँ थे। सुशीला जी का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। जब अवंतिका उनके पैर दबाती तो वे बहू का हाथ पकड़कर कहती, बिटिया तूने मेरी आंखें खोल दी। रिश्तेदारी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। असली परिवार वही है जो संकट में खड़ा रहे। तू ही मेरा सहारा है। अवंतिका की आंखें भर आई। उसे लगा मानो इतने महीनों की मेहनत का फल आखिरकार मिला है। मोहल्ले में चर्चा होने लगी, गोयल परिवार की बहू तो सचमुच देवी है। आजकल की लड़कियां तो इतनी सेवा नहीं करती, पर अवंतिका ने जो किया है वो मिसाल है। अवंतिका ये सब सुनकर बस सिर झुका लेती। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि सास अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। एक रात राघव ने अवंतिका से कहा, अवंतिका मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी मजबूत हो। माँ के लिए जो तुमने किया वो शायद कोई बेटा भी नहीं कर पाता। अवंतिका मुस्कुरा दी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है।
माँ, मेरी भी तो माँ है। राघव ने उसके माथे को प्रेम से चूम लिया और कहा, तुम्हारी वजह से ही यह घर आज खड़ा है। कुछ ही हफ्तों बाद सुशीला जी बैसाखी के सहारे थोड़ी थोड़ी देर चलने लगी। डॉक्टर ने कहा, अगर इसी तरह देखभाल होती रही तो ये पूरी तरह ठीक हो सकती है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राघव ने मिठाई बंटवाई। अवंतिका ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अब परिवार में हलचल और मुस्कान लौट आई थी, पर सुशीला जी के दिल में एक गहरी कसक भी थी। सुशीला जी रात को बिस्तर पर लेटी थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वे सोच रही थी, जिस रिश्तेदारी का मैं ढिंढोरा पीटती रही, वही रिश्तेदार मेरे काम न आए। जिस बहू को मैंने छोटे परिवार की समझकर ताना मारा, वही बहू मेरे लिए भगवान का रूप बन गई। जिस बड़े परिवार पर मैं इतराती थी, वो मुश्किल समय में कहीं भी नज़र नहीं आया। और जिस बहू को मैंने छोटे परिवार से आई कहकर कम आका था, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत निकली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मन बार बार उन्हें धिक्कार रहा था। मैं कितनी अभिमानी थी। सुबह जब अवंतिका उन्हें दवा देने आई तो सुशीला जी ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अवंतिका हकबका गई। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सुशीला जी की आंखें भर आई। अब मुझे समझ आया कि बड़ा परिवार, इतने रिश्तेदार होना कोई गर्व की बात नहीं है। असली परिवार वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, और तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की नींव है। अवंतिका की आंखें भी भीग गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने तो वही किया जो मेरा फ़र्ज था। आपने मुझे बेटी की तरह अपनाया, तो मैं भी आपको माँ की तरह देखती हूँ। राघव ये सब देख रहा था। उसके दिल में अपार खुशी उमड़ आई। अब तो मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए दिल से जुड़ गई हैं। सुशीला जी अब सहारे के बिना बैठ सकती थी, चल सकती थी। जैसे ये खबर फैली कि सुशीला जी पहले जैसी हो रही हैं, रिश्तेदारों का आना जाना फिर शुरू हो गया। एक रविवार को परिवार के कुछ नज़दीकी लोग घर आए। दीदी, हमने तो रोज़ आपके लिए भगवान से प्रार्थना की, एक चाची जी बोली। सुशीला जी मुस्कुराई। सच कहूँ तो भगवान ने मेरी प्रार्थना भी सुनी, लेकिन मुझे सही भगवान तो घर पर ही मिले, मेरे बेटे और मेरी बहू के रूप में। सब चुप हो गए। किसी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं आप सबको एक बात साफ साफ बताना चाहती हूँ। मेरी बहू अवंतिका ने जो किया है वो किसी औलाद से कम नहीं। जब सब लोग बस सलाह देने आए, तब इसने मेरे लिए दिन रात एक कर दिया। आज अगर मैं ठीक हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से। रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने धीमे से कहा, सचमुच भाभी, आपकी बहू जैसी बहू तो भाग्य से मिलती है। सुशीला जी ने गर्व से कहा, हाँ, भाग्य से ही नहीं, भगवान की देन है ये। अब अवंतिका का स्वर भी बदल चुका था। पहले वो चुपचाप सब सुन लेती थी, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास झलकता था। एक दिन एक बुआ जी ने फिर ताना मारा, बहू, तू तो छोटे परिवार से है, तुझे क्या मालूम बड़े खानदान के रीति रिवाज। अवंतिका ने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया, बुआ जी, परिवार छोटा हो या बड़ा, प्यार और सहयोग ही असली रीति रिवाज होते हैं, बाकी सब दिखावा है। सन्नाटा छा गया। राघव ने गौर से अवंतिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। बिना सहारे के चलने लगी थी और साफ साफ बोलने भी लगी थी। पर सबसे बड़ा बदलाव उनके भीतर था। अब वे हर दिन अवंतिका की ओर नए नज़रिए से देखने लगी थी। सुबह की बात है। सुशीला जी बैठक में बैठी थी। एक रिश्तेदार आया और हंसते हुए बोला, भाभी, बहू तो काम में लगी रहती है, आपको तो अब किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। सुशीला जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे बहू ही तो है जिसने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ। अवंतिका पास ही खड़ी थी। ये सुनकर उसने धीरे से कहा, माँ जी, आप यूँ ना कहिए, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। सुशीला जी ने उसका हाथ थाम लिया, नहीं बहू, जिम्मेदारी और सेवा में फ़र्क होता है। जिम्मेदारी बोझ बन सकती है, पर सेवा दिल से होती है। तूने मेरे लिए जो किया वो सिर्फ बेटी ही कर सकती थी। अब सुशीला जी हर जगह अवंतिका का परिचय ऐसे ही देती, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है।
रिश्तेदारों को ये सुनकर हैरानी होती। वही लोग जो कभी अवंतिका को छोटे परिवार वाली कहकर नीचा दिखाते थे, अब उसे सम्मान से देखते। एक चाची सास बोली, बिटिया तूने तो घर की इज्जत ही बढ़ा दी, भगवान करे तू हमेशा सुखी रहे। अवंतिका बस मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि ये वही लोग हैं जो पहले उसे कमतर आंकते थे, मगर अब उनके व्यवहार में मिठास आना उसके कर्मों की जीत थी। उस दिन के बाद अवंतिका को अब बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह देखे जाने लगा। सुशीला जी अक्सर कहती, बेटी तूने मुझे सिखाया है कि रिश्ते खून से नहीं सेवा और स्नेह से निभते हैं। अवंतिका भी अब खुले मन से सास के साथ हंसती बोलती। दोनों मिलकर घर के छोटे मोटे काम करने लगी। सुशीला जी कहती, चल आज हम दोनों मिलकर खिचड़ी बनाए, तू सब्जी काट ले और मैं हिलाती हूँ। ये दृश्य देखकर राघव का दिल भर आता। मोहल्ले में अब लोग कहते, गोयल परिवार की बहू और सास का रिश्ता मिसाल बन गया है। अवंतिका अब और भी आत्मविश्वासी हो गई थी। उसे एहसास हो चुका था कि इंसान की असली ताकत उसका परिवार और उसका कर्म है। एक दिन सुशीला जी ने राघव और अवंतिका को बुलाकर कहा, मैंने जीवन भर ये सोचा कि बड़ा परिवार ही सहारा है, पर अब समझ गई हूँ कि सहारा खून या खानदान से नहीं दिल से मिलता है। मैं ठान चुकी हूँ कि अब किसी रिश्तेदार को ऊंचा नीचा नहीं आंकूंगी और अपनी बहू को बेटी की तरह सबके सामने सम्मान दूंगी। अवंतिका भावुक हो गई। उसने सुशीला जी के पैर छुए। माँ जी, आपके ये शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस तरह सास और बहू का रिश्ता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। सुशीला जी के दिल में अब कोई अहंकार नहीं था और अवंतिका के दिल में अब कोई झिझक नहीं। घर में पहली बार सच्ची अपनेपन की मिठास घुलने लगी। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में एक बड़ी पूजा रखी गई। पूरा समाज, दूर दूर के रिश्तेदार सभी आमंत्रित थे। सुशीला जी ने वही सबके सामने घोषणा की, आज मैं एक सच सबके सामने रखना चाहती हूँ। जब मैं बीमार थी तो मुझे लगा कि मेरे शुभचिंतक, मेरा बड़ा परिवार मेरा सहारा बनेगा, लेकिन सच ये है कि सब लोग बस बातें बनाने आए। असली सहारा मुझे मेरी बहू अवंतिका ने दिया। उसने ना दिन देखा ना रात, बस मेरी सेवा की। अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। सब लोग अवाक रह गए। सुशीला जी ने आगे कहा, मैंने ज़िंदगी भर बड़े परिवार का घमंड किया, लेकिन आज समझ आया कि असली रिश्ते खून या संख्या से नहीं, कर्म और भावना से बनते हैं। मेरी बहू ही मेरी बेटी है और मेरा गर्व भी। पूरे समाज में ये चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, गोयल परिवार की बहू ने सास के लिए जो किया वैसा कोई बेटा भी नहीं कर पाता। अब सुशीला जी हर किसी को यही सीख देती, बहू हो या बेटा, माय का छोटा हो या बड़ा, मत देखो, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, वही सबसे बड़ा रिश्ता है। अवंतिका पूरे आत्मविश्वास से घर गृहस्थी संभाल रही थी। राघव का साथ और सुशीला जी का आशीर्वाद उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। उसकी आंखों में अब संकोच नहीं बल्कि चमक थी, उस सेवा और त्याग की चमक जिसने पूरे परिवार और समाज की सोच बदल दी। धीरे धीरे परिवार के कुछ और सदस्य भी बदलने लगे। जो लोग पहले अवंतिका को छोटे परिवार वाली कहकर ताना मारते थे, अब उसी से सलाह लेने लगे। बिटिया हमें भी बताओ, बुढ़ापे में सेहत कैसे संभाले। बिटिया तू तो पढ़ी लिखी है, हमारी बहू को भी समझा दिया कर। अवंतिका मुस्कुराते हुए सबको संभालती, लेकिन वो भीतर ही भीतर समझ चुकी थी कि लोगों की फितरत बदलना आसान नहीं है। वे उसी के आगे झुकते हैं जो कर्म से साबित करता है। राघव ने पत्नी का मूल्य और गहराई से समझा। अवंतिका, तुमने जो किया वो शायद मैं भी अकेला नहीं कर पाता। आज मुझे लगता है मैंने जीवन का सबसे सही निर्णय लिया जब तुमसे शादी की। अवंतिका मुस्कुराई। शादी कोई फैसला नहीं, जिम्मेदारी होती है राघव। हम दोनों ने मिलकर निभाई, तभी सब संभव हुआ। दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि एक दूसरे के संबल और प्रेरणा बन चुके थे। शाम का समय था। राघव और अवंतिका छत पर बैठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, अवंतिका,
मुझे कभी कभी लगता है कि अगर तुम ना होती तो शायद मैं माँ को बचा ही नहीं पाता। मैं तो नौकरी और भाग दौड़ में उलझा रहता। अवंतिका ने हंसते हुए कहा, राघव, ये तो जीवन का हिस्सा है। किसी को भी अकेले सब संभालना मुश्किल होता है। अगर हम दोनों ने मिलकर काम ना किया होता तो शायद मैं भी संभल नहीं पाती। राघव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जानती हो, मैंने शादी करते वक्त सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी समझदार और मजबूत जीवन संगनी मिलेगी। आज लगता है मैंने जीवन का सबसे सही फैसला किया। अवंतिका ने हल्के से कहा, फैसला सही या गलत नहीं होता राघव, उसे निभाना सही या गलत बनाता है, और हमने इस रिश्ते को निभाया है। उनकी बातें चांदनी रात में घुल गई। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा और संबल बन चुके थे। कुछ हफ्तों बाद परिवार में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। परिवार के कई रिश्तेदार जमा हुए और मुद्दा था पैतृक जमीन जायदाद का बंटवारा। बड़े बड़े रिश्तेदार इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बात रखने लगे। जमीन जायदाद को लेकर चर्चा करने लगे। हर कोई अपने हिस्से की बात कर रहा था। मुझे तो हिस्सेदारी में खेत चाहिए, हमारे हिस्से में दुकान आनी चाहिए, नहीं ये बराबर का बंटवारा होना चाहिए। सुशीला जी चुपचाप सब सुन रही थी। अंत में उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जब मैं बिस्तर पर थी तब किसी ने मेरे दुख का हिस्सा बांटने की बात क्यों नहीं की? तब सबने मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया था। रिश्ते सिर्फ ज़मीन जायदाद बांटने के लिए नहीं होते, दुख दर्द बांटने के लिए भी होते हैं, और ये काम सिर्फ अवंतिका ने किया। उसकी बात सुनकर पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। कई लोग शर्मिंदा हो गए, कई लोग आंखें चुराने लगे। अवंतिका अंदर से भावुक उठी। उसे लगा माँ जी के दिल का बोझ आखिरकार बाहर निकल आया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। देवरानी सुषमा चाची की बेटी सोनाली की शादी की चर्चा पूरे परिवार में शुरू हो गई थी। सोनाली उम्र में राघव से छोटी थी लेकिन परिवार की लाडली चेहरा। अब जब उसका रिश्ता पक्का हुआ तो घर में शहनाई बजने जैसी हलचल होने लगी। अवंतिका सुबह से शाम तक शादी की तैयारियों में जुटी रहती। सारी लिस्ट बनाना, मेहमानों की व्यवस्था करना, कपड़े गहनों की देखभाल सब उसके और चाची जी के जिम्मे था। अरविंद चाचा जी की मदद राघव भी करता, लेकिन रस्मों रिवाज और महिलाओं के कामों में अवंतिका को ही आगे आना पड़ता। जैसे ही दूर के रिश्तेदारों को सोनाली की शादी की खबर लगी, घर पर भीड़ बढ़ने लगी। सब आते और अवंतिका को ऐसे देखते जैसे कोई परीक्षा हो रही हो। बहू, छोटी ननद की शादी है, सब तुम्हें ही संभालना है। अवंतिका सब सुनकर मुस्कुराती पर भीतर से घबराई रहती। बुआ जी भी कई बार अनजाने में दबाव डाल देती, बहू ये काम तुमसे नहीं होगा, सब रिश्तेदार हैं, कोई कमी ना रह जाए। शादी से एक हफ्ता पहले अचानक सोनाली का होने वाला पति राहुल अपने परिवार के साथ आकर कुछ ऐसी मांग रख बैठा जिसने सबको हैरान कर दिया। उसकी माँ ने साफ कह दिया, हमारे यहाँ की परंपरा है कि दुल्हन की विदाई में एक कार और कुछ खास गहने दिए जाते हैं। ये तो पहले ही सोचना चाहिए था। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। राघव गुस्से में बोला, ये तो साफ साफ दहेज की मांग है। सुषमा चाची, अरविंद चाचा जी और सुशीला जी चुप थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। उस रात अवंतिका ने राघव से कहा, अगर रिश्ता ज़बरदस्ती निभाना है तो इसका बोझ ज़िंदगी भर सोनाली को उठाना पड़ेगा। दहेज मांगने वाले कल और भी मांगेंगे, हमें अभी फैसला लेना होगा। राघव ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। तुम सही कहती हो, लेकिन चाची चाचा जी वो तो समाज के डर से कुछ भी नहीं करेंगे। अगली सुबह अवंतिका ने हिम्मत जुटाई और पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर बोली, शादी दो परिवारों का मिलन है, सौदेबाजी नहीं। अगर राहुल और उसका परिवार हमारी बेटी को दहेज की शर्त पर ही अपनाना चाहता है तो ये रिश्ता अभी ख़त्म होना चाहिए। कमरा एक पल को खामोश हो गया। सुशीला जी की आंखें गुस्से और दर्द से भर आई, पर उसी क्षण वे भी बोल उठी, अवंतिका बहू सही कह रही हैं, हमने समाज को बड़ा मान लिया, लेकिन असली बात यही है कि हमारी बेटी सौदे की चीज़ नहीं है। राहुल का परिवार ये सुनकर तमतमा गया और रिश्ता तोड़कर चला गया। घर में अफरा तफरी मच गई। कुछ रिश्तेदारों ने ताने मारे, देखा बहू के दखल की वजह से रिश्ता टूट गया। पर वहीं घर के
कुछ लोग चुपचाप अवंतिका की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे। सोनाली रो रही थी, लेकिन अवंतिका ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, रो मत सोनाली, जो रिश्ता शर्तों पर शुरू होता है वो कभी खुशियाँ नहीं देता। भगवान तुम्हारे लिए बेहतर भेजेंगे। सुषमा चाची ने पहली बार अवंतिका को गले लगाकर कहा, बहू आज तूने मेरी आंखें खोल दी। सच में छोटे परिवार से आई हो, लेकिन सोच और हिम्मत में बड़ी हो। राहुल और उसके परिवार के चले जाने के बाद घर का माहौल भारी था। सोनाली अपने कमरे में रोती रही। सुशीला जी खामोश हो गई और अरविंद चाचा को रिश्तेदार फ़ोन करके तरह तरह की बातें सुना रहे थे। पर धीरे धीरे समय बीता, माहौल थोड़ा हल्का हुआ। इसी बीच राघव के एक पुराने दोस्त विक्रम का परिवार अचानक घर आया। विक्रम एक सम्मानित व्यापारी परिवार से था और उसकी बहन की शादी के सिलसिले में वे लोग शहर आए थे। विक्रम की माँ की नज़र सोनाली पर पड़ी और उन्हें सोनाली अपने बेटे विक्रम के लिए सही लगी। विक्रम के माता पिता ने सोनाली का रिश्ता मांगा तो चाचा जी और चाची जी पहले तो हैरान रह गए। सुशीला जी चुपचाप सब सुन रही थी। रिश्तेदारों को खबर लगी तो सब एक साथ जुट आए। इतनी जल्दी फिर से रिश्ता करना ठीक नहीं है। पहले वाली बेइज्जती क्या कम थी? अवंतिका ने सबको शांत करते हुए कहा, सोनाली की खुशी सबसे ज़रूरी है। अगर ये रिश्ता सच्चा और ईमानदार है तो हमें पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। सुषमा जी और अरविंद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर सोनाली राजी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सोनाली शुरू में झिझकी, इतनी जल्दी शादी का नाम फिर से लेना, क्या ये सही होगा? अवंतिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना मत, जिंदगी दूसरा मौका भी देती है। पहला रिश्ता शर्तों पर था, पर यह रिश्ता सच्चे मन से है। फैसला तुम्हें करना है। सोनाली ने धीरे से सिर झुका दिया। अगर मम्मी पापा और सबको लगता है कि ये सही है तो मैं भी तैयार हूँ। शादी की तैयारी फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कोई दिखावा नहीं, कोई अनचाही शर्त नहीं, सब कुछ सरल पर आत्मीयता से भरा। हमारी बहू अवंतिका ने हमें सिखाया है कि इज्जत झुकने से नहीं, खड़े रहने से मिलती है। आज मेरी बेटी को असली परिवार मिला है। रिश्तेदार जो पहले ताने मारते थे अब दबी जुबान में कहते, सच में अवंतिका बहू ही इस घर की असली लक्ष्मी है। शादी के बाद राघव, अवंतिका और सोनाली एक साथ बैठे। अवंतिका मुस्कुराकर बोली, देखा, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त हमेशा आता है। ज़रूरत बस हिम्मत और सच्चाई की होती है। राघव ने कहा, और सबसे बड़ी बात, घर को घर बनाने वाला रिश्तेदार नहीं बल्कि घर के अपने लोग होते हैं। सुशीला जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अवंतिका के सिर पर हाथ रखकर कहा, बहू, तुमने मुझे रिश्तेदारी की असली अर्थ सिखा दिया। सच में छोटे परिवार से आई हो, लेकिन तुमने मेरे खानदान को सचमुच बड़ा बना दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक शाम सुशीला जी राघव और अवंतिका को पास बुलाकर कहती हैं, बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि घर में एक नई खुशखबरी आए। शादी को 2 साल होने वाला है। अब मुझे पोते पोती की किलकारियाँ सुनने की आस है। अवंतिका शर्मा गई। राघव मुस्कुराया, माँ, जब भगवान चाहेगा तब सब होगा। लेकिन सुशीला जी का मन अब घर की जिम्मेदारियों से हटकर परिवार को आगे बढ़ाने पर टिक गया था। कुछ महीनों बाद अवंतिका ने खुशखबरी सुनाई। पूरे घर में रौनक छा गई। सुशीला जी ने मिठाई बांटी और रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया, हमारी बहू माँ बनने वाली है। जो रिश्तेदार बीमारी के समय गायब थे अब धीरे धीरे फ़ोन करने और मिलने आने लगे। अवंतिका मुस्कुराई, लेकिन दिल ही दिल में सोचती है कि मुसीबत में कोई पास नहीं आता और खुशी में सब साथ चाहते हैं। अवंतिका की देखभाल अब सबका पहला कर्तव्य बन गया। सुशीला जी उसके लिए तरह तरह के पौष्टिक व्यंजन बनाती। राघव ऑफिस से लौटकर सीधे उसके पास बैठ जाता। यहाँ तक कि चाची सास, जो पहले बहाने बनाती थी, अब हर हफ्ते मिलने आने लगी। अवंतिका को लगता शायद परिवार की असली ताकत यही है, खुशियाँ बांटने में। लेकिन खुशी के बीच एक परछाई भी थी। कुछ रिश्तेदार धीरे धीरे कहने लगे, इस बार बेटा होना चाहिए, तभी तो खानदान आगे बढ़ेगा। अवंतिका को ये सुनकर बुरा लगता। वो मन ही मन सोचती, क्या बेटियां खानदान आगे नहीं बढ़ाती? क्या उनकी कोई पहचान नहीं?
राघव ने उसका मन पढ़ लिया। एक दिन उसने अवंतिका का हाथ पकड़कर कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा हो या बेटी, हमारी संतान हमारे लिए वरदान होगी। ये सुनकर अवंतिका की आंखें भर आई। 9 महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद घर में एक प्यारी बेटी ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सुशीला जी ने बच्ची को गोद में लिया और बोली, ये तो लक्ष्मी है, हमारे घर भाग्य लेकर आई है। कुछ रिश्तेदारों ने फिर भी ताना मार दिया, पहली संतान बेटी हुई, चलो कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। लेकिन अवंतिका और राघव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए उनकी बेटी ही पूरी दुनिया थी। बेटी के जन्म ने घर का माहौल और भी मधुर बना दिया। राघव बेटी को गोद में उठाकर खेलता, सुशीला जी उसे झूला झुलाती, अवंतिका प्यार से रात को उसे कहानियाँ सुनाती। धीरे धीरे रिश्तेदारों के ताने भी कम हो गए। सबने देखा कि बच्ची ने पूरे परिवार को और करीब ला दिया है। घर की नन्ही कली का नाम रखा गया अन्वी। नाम भी अवंतिका ने चुना था, छोटी सी रोशनी जो जीवन को दिशा दे। अन्वी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, घर में खुशियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। सुबह उसकी खिलखिलाहट से पूरा आंगन गूंज उठता। सुशीला जी उसे लेकर मंदिर जाती और सब कहते, कितनी प्यारी है ये बच्ची। राघव ऑफिस से थक कर लौटता, लेकिन बेटी की हंसी देखते ही सारी थकान मिट जाती। अवंतिका हर पल बेटी को संवारने और संभालने में व्यस्त रहती। सुशीला जी जो पहले रिश्तेदारों की भीड़ और ख़ानदान की बड़ी बड़ी बातों में उलझी रहती थी, अब उनका पूरा मन अपनी पोती रम गया था। वो घंटों अन्वी से बातें करती, तू बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर, या फिर अपनी माँ की तरह सबका सहारा बनेगी। अन्वी तो अभी बोल भी नहीं पाती थी, पर उसके हाथ पांव हिलाने से ही सुशीला जी की आंखों में चमक आ जाती। उनका ये बदला हुआ रूप देखकर अवंतिका का मन खिल जाता। एक दिन अवंतिका का भाई और माँ अन्वी से मिलने आए। माँ ने नातिन को गोद में लिया और कहा, बेटी तू तो हमारी गुड़िया है, तूने हमारी अवंतिका की ज़िंदगी और भी उज्जवल कर दी। सुशीला जी पास बैठी सब सुन रही थी। उन्होंने पहली बार खुलकर कहा, बहन जी, मैं मानती हूँ कि मैंने पहले आपको छोटा समझा था, पर आज मेरी बहू और मेरी पोती ने मुझे सिखाया कि रिश्तेदारी खून से नहीं, दिल से निभती है। ये सुनकर अवंतिका की आंखों से आंसू बह निकले। अन्वी अब 2 साल की हो चुकी थी। उसकी शरारतें सबको हंसा देती। वो राघव की फाइलें छुपा देती, सुशीला जी के चश्मे को खिलौना समझकर खेलती, अवंतिका के पल्लू को पकड़कर पूरे घर में भागती। घर में कभी उदासी का नाम ही नहीं रहता। आंगन अब पहले से कहीं ज़्यादा जीवंत हो चुका था। जो रिश्तेदार कभी ताने देते थे, अब वही कहते, अरे अवंतिका की बेटी अन्वी तो कितनी समझदार है, देखना ये बड़ी होकर पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। अवंतिका मुस्कुराती, पर मन ही मन सोचती, सच तो है कि मेरी बेटी ने ही इस परिवार को एक किया है। राघव और अवंतिका अब बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए योजना बनाने लगे। राघव ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी सबसे अच्छे स्कूल में जाए, ताकि उसका बचपन किसी कमी में ना गुजरे। अवंतिका ने सहमति जताई। उसका सपना था कि बेटी आत्मनिर्भर बने। समय कितनी जल्दी बीत गया। अन्वी अब 4 साल की हो चुकी थी। घर के सब लोग तय कर रहे थे कि उसे किस स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। राघव ने शहर के एक अच्छे विद्यालय में फॉर्म भर दिया। दाखिले के दिन सुबह अवंतिका ने उसे गुलाबी फ्रॉक पहनाई, 2 चोटियां बनाई और लाल रिबन बांधा। अन्वी ने स्कूल बैग कंधे पर लटकाया और मासूमियत से बोली, मम्मी दादी भी चलेगी मेरे साथ। सुशीला जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हाँ बिटिया, हम सब चलेंगे। स्कूल के गेट पर जब अन्वी ने पहली बार अपनी छोटी सी उंगली छोड़कर क्लास में कदम रखा, तो अवंतिका का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसकी अपनी दुनिया का टुकड़ा कहीं दूर जा रहा हो। अन्वी धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छी साबित होने लगी। उसे कविताएं याद रहती, चित्रकला में उसे विशेष रुचि थी। स्कूल में टीचर उसे स्मार्ट और कॉन्फिडेंस बच्ची कहकर सराहते। घर आकर वह दादी को पूरे दिन स्कूल की बातें सुनाती। सुशीला जी भी बड़े ध्यान से सुनती और कहती, तू तो सच में घर की रौनक है बिटिया। अन्वी के कारण घर में रिश्तेदारी भी बदलने लगी। जो रिश्तेदार पहले सिर्फ औपचारिकता निभाते थे, अब सचमुच जुड़ने लगे।
अन्वी हर किसी से खुलकर मिलती, उनके नाम याद रखती और मासूमियत से कहती, आप तो हमारे घर आएंगे ना। उसकी मीठी बातों से रिश्तेदारों का मन पिघलने लगा। कई बार जो लोग पहले अवंतिका को नीचा दिखाते थे, अब वही कहते, बहुत भाग्यशाली है गोवल परिवार, ऐसी बहू और ऐसी पोती सबको कहाँ मिलती है। राघव ने बेटी की पढ़ाई के लिए और मेहनत करनी शुरू की। वो देर रात तक काम करता, कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क भी करता। अवंतिका ने उसे समझाया, राघव इतना मत थको, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। बेटियां किस्मत से बड़ी होती हैं, बस उसे स्नेह और सही दिशा दो। ये सुनकर राघव को हमेशा नई शक्ति मिलती। वो समझ चुका था कि पत्नी और बेटी ही उसकी असली ताकत है। सुशीला जी अब अक्सर अन्वी को गोदी में लेकर समझाती, बिटिया पढ़ाई जरूर करना, पर घर और रिश्तों की कीमत भी जानना। बड़ी होकर चाहे जहाँ रहो, पर दिल से अपने माँ बापा की तरह सबका सहारा बनना। अवंतिका दूर खड़ी ये सुनती और मन ही मन खुश होती कि सासू माँ का दृष्टिकोण कितना बदल चुका है। दिवाली पर उसने दादी के साथ दिए सजाए, राखी पर वो राखी बांधकर खुशी से उछल पड़ी, होली पर उसकी हंसी से पूरा आंगन गूंज गया। ये सब देख अवंतिका को लगता सचमुच यही है असली परिवार, स्नेह, अपनापन और हंसी। राघव पिछले 5 साल से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। काम में ईमानदार और मेहनती होने के बावजूद उसका वेतन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन परिवार की ज़रूरतें उसी से पूरी हो रही थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अवंतिका ने देखा और पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? राघव ने धीमी आवाज़ में कहा, कंपनी की हालत ख़राब है, सुना है जल्द ही कई लोगों की नौकरी जा सकती है, और सबसे पहले निशाना उन लोगों पर है जिनकी तनख्वाह कम है और जो मैनेजमेंट के करीब नहीं है। अवंतिका का दिल धक से रह गया। तो अब पता नहीं अवंतिका, अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? अन्वी की पढ़ाई, माँ की दवा, सब कुछ रुक जाएगा। अगले कुछ दिनों तक राघव का तनाव और बढ़ गया। अवंतिका ने समझाया। ऑफिस से लौटते वक्त उसके कंधे झुके रहते। रात को वह देर तक जागता रहता और कभी मोबाइल पर जॉब पोर्टल्स देखता तो कभी सिर पकड़कर बैठ जाता। अवंतिका ने समझाया, राघव हम साथ हैं, डरने के बजाय समाधान सोचो। अगर नौकरी गई तो और मिल जाएगी, मैं भी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकती हूँ। लेकिन राघव के मन में पुरुष अहम का बोझ था। वो चाहता था कि परिवार उसकी कमाई से ही चले। एक रात जब राघव अपने कमरे में उदास बैठा था तो सुशीला जी आ गई। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा नौकरी जाए तो जाने दे, जिंदगी नौकरी पर नहीं परिवार पर चलती है। जब तेरे पिताजी का व्यापार डूबा था तब मैंने भी सिलाई करके घर चलाया था। हर हाल में परिवार साथ रहता है, बस मनोबल टूटना नहीं चाहिए। राघव की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे माँ ने उसकी पीठ पर कोई अटूट सहारा रख दिया हो। कुछ हफ्तों बाद कंपनी ने आधिकारिक घोषणा कर दी। कई कर्मचारियों की छटनी हुई और उसमें राघव का नाम भी शामिल था। घर लौटकर उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और सबको बताया। अन्वी मासूमियत से बोली, पापा अब आप घर पर रहोगे तो मैं बहुत खुश हूँ, हम साथ खेलेंगे। सब हंस पड़े लेकिन आंसू भी छलक आए। राघव ने नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हर जगह या तो अनुभव ज़्यादा मांगा जा रहा था या वेतन बहुत कम ऑफर किया जा रहा था। अवंतिका ने कहा, क्यों ना तुम अपने कौशल के हिसाब से कुछ नया शुरू करो, दूसरों के भरोसे क्यों रहना? पहले तो राघव चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अवंतिका के शब्द उसके मन में घर करने लगे। राघव को याद आया कि उसे कंप्यूटर और अकाउंट्स का अच्छा ज्ञान है। उसने सोचा क्यों ना बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ाई जाए या अकाउंट्स की ट्यूशन दी जाए। घर के एक छोटे कमरे को साफ करके उसे स्टडी रूम बना दिया। सुशीला जी बोली, बेटा यही सही राह है, नौकरी छिन जाए तो भगवान दूसरी राह खोलते हैं। राघव ने पड़ोस और मोहल्ले में बताना शुरू किया कि वो बच्चों को कंप्यूटर और अकाउंट्स की ट्यूशन देगा। शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। लोगों को भरोसा ही नहीं था कि घर में बने इस छोटे से कमरे में कोई पढ़ाई हो सकती है। अवंतिका बोली, कोई बात नहीं, हर बड़ा काम छोटे कदम से ही शुरू होता है, देखना धीरे धीरे सब बदल जाएगा। आखिरकार 2 बच्चों के माता पिता ने भरोसा किया और अपने बच्चे राघव के पास भेज दिए। जब परिवार के कुछ रिश्तेदारों को पता चला कि राघव अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है तो उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए। बुआ जी बोली,
अरे वाह, गोयल खानदान का लड़का अब मास्टर जी बन गया। नौकरी नहीं बची तो बच्चों को पढ़ाएगा। ये कोई खानदानी काम है? सुशीला जी ने पलटकर जवाब दिया। कम से कम वह मेहनत तो कर रहा है, बेकार बैठकर दूसरों की थाली तो नहीं ताक रहा। अवंतिका चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन भीतर से उसका मन राघव के लिए और मजबूत हो गया। राघव सुबह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और दोपहर शाम नई नौकरी के लिए आवेदन भेजता। कभी कभी थकान से टूट जाता, लेकिन अन्वी उसके गले लगकर कह देती, पापा आप मेरे हीरो हो। ये छोटी सी बात उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाती। कुछ ही महीनों में राघव की मेहनत रंग लाई। पढ़ाने का उसका तरीका इतना अच्छा था कि बच्चे मज़े मज़े में सीखने लगे। धीरे धीरे और बच्चे आने लगे। अब हालत ये थी कि मोहल्ले में लोग कहते, अपने बच्चों को राघव जी के पास भेजो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे ही राघव का ये छोटा सा काम चलने लगा, एक पड़ोसी रोहित सामने आया। वो हमेशा राघव से ईर्ष्या करता था। रोहित ने मोहल्ले में फैलाना शुरू कर दिया, अरे राघव को पढ़ाना आता ही कहाँ है, बस टाइम पास करता है, बच्चों का भविष्य बिगाड़ देगा। कुछ माता पिता डर गए और उन्होंने बच्चों को हटाने का सोचा। राघव बहुत दुखी हुआ, लेकिन अवंतिका ने हिम्मत दिलाई, सच को कोई झुठला नहीं सकता। तुम्हारे पढ़ाने की तारीफ बच्चे खुद करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं। जिन बच्चों ने राघव से पढ़ाई की थी, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। बच्चों के माता पिता खुद मोहल्ले में कहने लगे, हमें रोहित की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। राघव जी ने तो कमाल कर दिया। धीरे धीरे राघव की इज्जत और बढ़ गई। अब उसका आत्मविश्वास लौट आया। सुशीला जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा बेटा, मेहनत का फल भगवान जरूर देता है। राघव का छोटा सा ट्यूशन सेंटर अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसे एक अलग किराए का हॉल लेना पड़ा। मोहल्ले के ही नहीं, आसपास के इलाके के बच्चे भी उसके पास आने लगे। लोग उसे अब राघव सर कहकर बुलाने लगे। अवंतिका की आंखों में चमक थी। देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुशीला जी जो कभी बड़ी बड़ी रिश्तेदारियों और ख़ानदान पर इतराती थी, अब गर्व से सबको बताती, मेरे बेटे और बहू ने अकेले ही सब संभाल लिया। इसी बीच रोहित, जो ईर्ष्या के कारण अफवाहें फैलाता था, खुद आर्थिक तंगी में आ गया। उसका कारोबार बैठ गया था। बेचारा मदद के लिए उन्हीं के दरवाजे पर आया। राघव ने बिना देर किए उसे बिठाया और कहा, रोहित, हालात सबके बदलते हैं। जिस तरह मैंने संघर्ष किया, तुम भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अवंतिका ने चुपचाप पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को एहसास होने लगा कि जिन रिश्तों का वे ढिंढोरा पीटते थे, असली ताकत तो राघव और अवंतिका जैसे लोगों में है, जो समझ, भरोसा और त्याग से परिवार को खड़ा करते हैं। अन्वी अपने कॉपी में लिख रही थी, पापा मेरे हीरो हैं और मम्मी मेरी सुपर हीरो। सुशीला जी ने वह पढ़ा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। छोटे परिवार से आई अवंतिका बहू ने मुझे सिखाया कि बड़ा परिवार होने से नहीं, बड़ा दिल होने से रिश्ते निभते हैं, और रिश्तेदारियां दिखावे से नहीं, सच्चे साथ और निभाने से बनती हैं। तो दोस्तों, ये पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।